हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपका अपना विशाल ठाकुर आप सभी का स्वागत करता हूं इंडियाज वन ऑफ द बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म वी स्कूलर्स अकेडमी पे। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं कंप्लीट फिजिकल केमिस्ट्री फॉर बोर्ड्स। राइट, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। इसमें हम पढ़ने वाले हैं क्या? सॉल्यूशंस पढ़ेंगे भाई, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे भाई, और हम क्या पढ़ेंगे? केमिकल काइनेटिक्स पढ़ेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, जल्दी जल्दी खत्म करेंगे भाई इसको हम बहुत जल्दी से। तो चलिए बढ़ जाते हैं आगे। उससे पहले मैं कुछ अपने बारे में बता देता हूँ। माई सेल्फ विशाल ठाकुर, आई एम पास आउट फ्रॉम IIT दिल्ली एंड दीज आर माई ऑल इंडिया रैंक इन दीज रेस्पेक्टिव exams and I have produced many IITians under all India rank 100 as well as doctors. Right? तो चलिए बढ़ जाते हैं आगे। चलिए जी, कुछ मैं अपनी वेबसाइट के बारे में बता देता हूँ। आप हमारी वेबसाइट पे जाके कुछ चीज़ों का फ़ायदा उठा सकते हैं। जैसे कि आप वहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। आपको वहाँ पे मिलेंगी सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज। राइट, आपको मिलेंगे वहाँ प्रीवियस ईयर पेपर। बहुत बढ़िया जी। आपको वहाँ चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी। बहुत बढ़िया जी। और अगर आपके कॉन्सेप्ट वीक है तो आप एनिमेटेड वीडियोस देख के अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। राइट, और इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं भाई? आप ई लाइब्रेरी में जाके ई बुक जो फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ी होंगी उनको डाउनलोड कर सकते हैं। और आप जेई एज वेल एज नीट की टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको हमारी वेबसाइट पे सब कुछ मिल जाएगा। तो जाइए और एक जगह पे सारी चीजें पाइए। तो आज का कोट ऑफ द डे क्या है? वरिंग विल नेवर चेंज द आउटकम। तो घबराइए मत, बस काम करते रहिए। क्योंकि अगर आप टेंशन लेंगे, आप परेशान रहेंगे तो आउटकम चेंज नहीं होने वाला। चलिए बढ़ जाते हैं आगे। आप मोटिवेटेड हो गए होंगे तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले चैप्टर से, विच इज सॉल्यूशन। इसमें सबसे पहले मैं क्या पढ़ाने वाला हूं आपको? कंसंट्रेशन टर्म्स। तो जल्दी जल्दी खत्म करेंगे भाई, क्योंकि हमारा जो पेपर है वो पास है और हम इसमें मोटी मोटी चीज़ें कवर करेंगे। उसी के हिसाब से चलेंगे सो दैट कि आपको बहुत जल्दी से एक रिवीजन मिल जाए, बहुत जल्दी से एक रिवीजन मिल जाए आपको। ठीक है जी, फिर आप डिटेलिंग ले लेना, काम खत्म। और भी बाकी सारी वीडियोस देखना, आपको चीज़ें डिटेल में भी मिल जाएगी। तो कुछ चीज़ें हैं भाई, मैं क्या मान के चलूंगा? मैं अगर 1 लिख रहा हूँ तो सॉल्वेंट है, और 2 लिख रहा हूँ तो सोल्यूट है। पहली चीज़ ये मान के चलनी है। W1 अगर लिख रहा हूँ इसका मतलब तो वेट ऑफ सॉल्वेंट होगा, और W2 लिखूंगा तो वेट ऑफ सोल्यूट होगा। इस तरीके से हम चलेंगे। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ किसकी भाई? मोलैरिटी की। तो मोलैरिटी क्या होता है भाई? मोलैरिटी को मैं कैपिटल M से डिनोट करता हूँ, और ये होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, या फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन। सेम ही बात है, सेम ही बात है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा भाई नंबर ऑफ मोल्स मतलब n, किसके? सोल्यूट के। सोल्यूट को किससे डिनोट करूंगा? 2 से। और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन WS से। इनटू में क्या आएगा? इनटू में क्या आएगा? अगर ये लीटर में है तो काम बन जाएगा, अगर लीटर में नहीं है तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि नीचे मुझे क्या चाहिए? लीटर में चाहिए। अच्छा, इसको किससे डिनोट करता हूं मैं मोलैरिटी को? कैपिटल M से। इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और खोल देते हैं, तो ये हो जाएगा भाई W2/M2। M2 मतलब मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट, और W2 मतलब वेट ऑफ सोल्यूट। आई होप अब आपको क्लियर रहेगा ये चीज। ठीक है जी। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, और अगर ml में करता हूं तो ऊपर कितने से मल्टीप्लाई करूंगा? 1000 से। तो इस तरीके का आपको फॉर्मूला आ जाएगा। और आपको क्या क्या पूछ सकता है भाई? सबसे पहली चीज आपसे पूछ सकता है यूनिट। यूनिट क्या होगी भाई? आपकी नंबर ऑफ मोल्स यानी मोल, और नीचे वॉल्यूम है लीटर में तो मोल पर लीटर, ये होगी यूनिट। दूसरी चीज क्या पूछ सकता है? आपको 3 चीजें दे देगा। मोलिकुलर वेट दे देगा, मोलैरिटी दे देगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे देगा। आपसे वेट पूछ सकता है। राइट, आपको वेट दे देगा, मोलैरिटी दे देगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे देगा, मोलैरिटी पूछ सकता है। एंड सिमिलर इस फॉर्मूले को यूटिलाइज कर सकता है। राइट। अच्छा, तीसरी चीज क्या पूछ सकता है? क्या ये मोलैरिटी जो है टेम्परेचर डिपेंडेंट होगी या नहीं होगी? क्योंकि इसमें वॉल्यूम आ रहा है तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ जाते हैं आगे। अगली जो टर्म है मेरे पास वो है मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। यानी नीचे क्या है? सॉल्वेंट है, सॉल्यूशन नहीं है, इस बार ध्यान रखना। इसको किससे डिनोट करता हूं? स्मॉल m से। इसका फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट यानी मास ऑफ डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर वो ग्राम में है तो कितने से मल्टीप्लाई करूंगा? 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा। अच्छा जी, फॉर्मूला बना लेते हैं फिर इसी बात पे। तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट को 2 से दिखाता हूं तो क्या हो जाएगा? N2, है ना। वेट ऑफ सॉल्वेंट यानी W1। इनटू में क्या? अगर वो ग्राम में है तो कितना है? 1000। अगर केजी में है तो 1000 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। इसको और थोड़ा सा खोल लेते हैं। कैसे खोलेंगे भाई? W2/M2 इंटू W1 इन ग्राम, इंटू में क्या? 1000। ये फॉर्मूला आपका
आ जाएगा, ये फॉर्मूला आपका आ जाएगा। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए बढ़ जाते हैं आगे। अच्छा यूनिट क्या होगी, यूनिट क्या होगी, यूनिट होगी भाई मोल पर केजी। क्या ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है या नहीं, कोई भी टर्म वॉल्यूम वाली नहीं है। और वॉल्यूम ये है जो एक्सपेंड होती है टेम्परेचर के साथ, तो ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। टेम्परेचर क्या है, इंडिपेंडेंट। तो ये सब इससे पूछ सकता है। अच्छा और क्या पूछ सकता है, फॉर्मूले पे सवाल पूछ सकता है भाई। इसको किससे डिनोट करता है, स्मॉल एम से। तो फॉर्मूले पे सवाल कैसे पूछेगा, आपको वैल्यूज दे देगा कुछ की, और फिर उससे तीसरी चीज निकालने को बोल सकता है। सिमिलर जैसे कि मोलैरिटी पे सवाल आता है, राइट। आप ये 11th में भी कर चुके हो, 12th में भी आपने इतने टाइम तक किया होगा, इसलिए मैं इस पर सवाल नहीं करा रहा हूँ। आगे बढ़ जाता हूँ जी किस पे, मोल फ्रैक्शन पे, क्योंकि हमें चीजें भी जल्दी जल्दी खत्म करनी है। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है भाई, मोल फ्रैक्शन को डिनोट करते हैं जाई से, एक सीधा और एक लहराता हुआ, एक सीधा और एक लहराता हुआ। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट, जिस भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, राइट। अगर आपके कंपोनेंट कितने हैं, दो हैं, एक ए है और एक बी है। ए के मोल हो गए एन ए, बी के मोल हो गए एन बी। तो अगर मुझे ए का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो क्या हो जाएगा, जाइए। और जाइए किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा, राइट। बहुत बढ़िया जी। बढ़ जाते हैं आगे, वॉल्यूम परसेंटेज, परसेंटेज निकाल रहा हूँ भाई, परसेंटेज, ठीक है जी। वॉल्यूम परसेंटेज कैसे निकालूंगा, किसी भी, मान लो कि एक पूरा का पूरा पॉन्ड है, उसमें दो तीन चीजें मिला के, दो तीन लिक्विड मिला के आपने पॉन्ड बनाया था, उसमें कंपोनेंट है ए बी और सी। तो आपको निकालनी है वॉल्यूम परसेंटेज, निकालनी है एक कंपोनेंट की, तो वॉल्यूम ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम इनटू में 100, क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हो। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो मान लो कि आपके पास दो ही कंपोनेंट थे, वी ए और वी बी। तो वी ए बाय वी ए प्लस वी बी इंटू में क्या हो जाएगा 100, ये हो जाएगी क्या आपकी वॉल्यूम परसेंटेज। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ जाते हैं आगे। अच्छा एक और चीज, क्या ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है, जी हाँ। वॉल्यूम है तो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। यूनिट क्या होगी, ये यूनिट लेस है जी, ये क्या है, यूनिट लेस क्वांटिटी है। यूनिट लेस क्वांटिटी कैसे, क्योंकि ऊपर भी वॉल्यूम है और नीचे भी वॉल्यूम है। मोल फ्रैक्शन की बात करूं तो मोल फ्रैक्शन भी क्या है, यूनिट लेस है, ऊपर भी मोल्स है नीचे भी मोल्स है, तो ये भी क्या है, यूनिट लेस। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया हो। बढ़ जाते हैं आगे, मास परसेंटेज। मास परसेंटेज क्या है, वेट बाय वेट परसेंटेज। सिंपल, कैसे निकालूंगा, मास ऑफ कंपोनेंट इन सॉल्यूशन। मान लो कि एक से ज्यादा कंपोनेंट है, अगेन सेम सही है। मान लो ए और बी दो कंपोनेंट है, डब्ल्यू ए का मास, ए का मास डब्ल्यू ए है और बी का मास डब्ल्यू बी है। तो मास परसेंटेज ए का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डब्ल्यू ए बाय टोटल वेट विच इज डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी इंटू में क्या हो जाएगा 100, ये हो जाएगा। अच्छा इसकी यूनिट क्या आएगी, ऊपर भी वेट नीचे भी वेट, तो क्या आ जाएगा, ये यूनिट लेस हो जाएगा। तीसरी चीज क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है, नहीं जी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, क्योंकि इसमें वॉल्यूम टर्म नहीं आ रही और वॉल्यूम के साथ कोई भी चीज चेंज नहीं हो रही है, राइट। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं भाई, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, यानी वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। बहुत बढ़िया जी। वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज कैसे निकालेंगे जी, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। मास ऑफ सोल्यूट क्या, मास ऑफ सोल्यूट आप ग्राम में लोगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आप एमएल में लोगे, और ये आप करोगे इस तरीके से, ठीक है जी। तो वॉल्यूम किसकी चाहिए, देखिए वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम देखिए, पूरे सॉल्यूशन की चाहिए। और सॉल्यूशन किससे मिलके बनता है, सॉल्यूशन बनता है आपका सोल्यूट प्लस सोलवेंट से मिलके बनता है। तो अगर आपके दो कंपोनेंट है तो आपको सोल्यूट और सोलवेंट दोनों का ही क्या चाहिए होगा, वॉल्यूम मिला के चाहिए होगा, राइट। तो वो क्या फॉर्मूला हो जाएगा भाई, वेट ऑफ सोल्यूट क्या हो जाएगा W2, दिखाए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन WS इन ml इनटू में 1000, बाय डेफिनेशन ये है, सॉरी 100, राइट। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा एक और चीज, कभी कभी क्या देता है, वॉल्यूम नहीं देगा, मास दे देगा। मास किसका दे देगा, सोल्यूट प्लस सोलवेंट का दे देगा, या सोल्यूशन का मास दे देगा। तो अगर आपके पास सोल्यूशन का मास है तो आप कैसे निकाल सकते हो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको एक चीज और देगा विच इज डेंसिटी, और डेंसिटी का यूज करके आप कर सकते हो। कैसे करोगे भाई, कैसे करोगे, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम चाहिए तो क्या हो जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी, ये आपको चाहिए, राइट। मास आपके पास है, अगर सॉल्यूशन का मास है तो बहुत बढ़िया। और डेंसिटी आप क्या करोगे, डेंसिटी से आप डिवाइड कर देना सॉल्यूशन की, आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिल जाएगा। अच्छा मास सॉल्यूशन का नहीं है, सिर्फ एक ही कंपोनेंट का, तो दूसरे का निकालना पड़ेगा, फिर ऐड करके करना पड़ेगा। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ जाते हैं आगे। नेक्स्ट इज योर नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी को किससे डिनोट करता हूं भाई, मैं एन से डिनोट करता हूं। ये क्या होती है भाई, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। मोल नहीं है, ग्राम इक्विवेलेंट है, ध्यान रखना है, मोल नहीं है, ग्राम इक्विवेलेंट है, राइट।
मोल नहीं है, ग्राम इक्विवेलेंट। तो पहले फॉर्मूला लिख लेता हूं भाई। फॉर्मूला क्या हो जाएगा मेरा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। अगर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन ml में है तो ऊपर कितने से मल्टीप्लाई करूंगा मैं, 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब यहां पे आती है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होते हैं। तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट क्या होगा, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट। पहले क्या था, मोल होता था ना, एन स्मॉल एन, वो क्या होता था, वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट। पर यहां पे क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट, तो ये फॉर्मूला नहीं लग सकता। यहां पे क्या है, वेट ऑफ सोल्यूट, सॉरी या तो मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट, मोलिकुलर वेट नहीं है, मोलिकुलर वेट नहीं है, ध्यान रखनी है भाई बात। बहुत बढ़िया जी। तो ये इक्विवेलेंट वेट क्या वाला है, इक्विवेलेंट वेट होता है भाई मोलिकुलर मास बाय वैलेंसी, मोलिकुलर मास बाय वैलेंसी, मोलिकुलर मास बाय वैलेंसी। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं भाई, इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालूंगा। इक्विवेलेंट वेट एसिड का निकाल सकता हूँ, बेस का निकाल सकता हूँ, सॉल्ट का निकाल सकता हूँ, और रेडॉक्स रिएक्शन का निकाल सकता हूँ। ठीक है जी। एसिड का जैसे कि HCl हो गया, H2SO4 हो गया, बेस का जैसे कि NaOH हो गया, और BaOH2 हो गया, और सॉल्ट जैसे कि Al2SO4 का थ्राइस हो गया, और रिडॉक्स रिएक्शन जैसे कि मैंने क्या देखा, Zn से Zn2 पॉजिटिव गया, +2 इलेक्ट्रॉन। ऐसा मान के चलते हैं अभी के लिए ये मान लेते हैं। तो एसिड में सबसे पहले निकालूंगा वैलेंसी या फिर एन फैक्टर। तो क्या कर रहा हूं भाई, मैं सबसे पहले निकाल रहा हूं क्या, वैलेंसी या फिर एन फैक्टर, वैलेंसी या फिर एन फैक्टर, ये दोनों सेम बात है। तो जितने भी एसिड में H+ आयन फर्निश होंगे वो वैलेंसी हो जाएगी। तो HCl में 1 हो गया, H2SO4 में 2। NaOH में जितने भी OH नेगेटिव आयन फर्निश होंगे, यानी सोल्यूशन के अंदर जाके OH कितने देगा वो डिसाइड करेगा उसकी वैलेंसी क्या होगी। तो NaOH में 1 देगा तो 1 हो गया, BaOH में 2 हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं सॉल्ट में। सॉल्ट में बताएगा क्या कितना आपका पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है। तो अगर Al2SO4 की बात करूं तो टोटल पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, Al पे 3 पॉजिटिव होता है और 2 Al है, तो टोटल पॉजिटिव हो गया 6, तो एन फैक्टर हो गया क्या, 6। राइट, आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही अगर मैं AlCl3 की बात करता, ऐसे ही अगर मैं AlCl3 की बात करता तो Al पे 3 पॉजिटिव चार्ज है और 3 Cl नेगेटिव है। तो चाहे पॉजिटिव से निकालो चाहे नेगेटिव से, बात सेम ही आएगी। ये भी -3 है और ये भी +3 है। आप मैग्नीट्यूड देखना, चार्ज पे जो साइन है उसको मत देखना। तो एन फैक्टर इस केस में कितना आ जाएगा, 3। अच्छा, रिडोक्स रिएक्शन कैसे बताएगी, रिडोक्स रिएक्शन में एन फैक्टर कैसे निकालूंगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज और गेन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज और गेन। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। राइट, बहुत बढ़िया। चलिए बढ़ जाते हैं आगे। अगला क्या है, हमने एन फैक्टर निकालना सीख लिया। अब इक्विवेलेंट वेट निकालना है। क्या निकालना है भैया, इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट क्या है, मोलिकुलर वेट तो आपको कंपाउंड से मिल ही जाएगा, डिवाइडेड बाय उसका एन फैक्टर। तो ये हो जाएगा क्या आपका इक्विवेलेंट वेट, है ना। अब आपको ग्राम इक्विवेलेंट निकालने थे, है ना। तो ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे, वेट ऑफ सोल्यूट जितना लिया है आपने डिवाइडेड बाय दिस इक्विवेलेंट वेट। राइट, तो ये आ गया आपका ग्राम इक्विवेलेंट। और ग्राम इक्विवेलेंट अगर एक बार निकल गया तो आप क्या कर सकते हो, ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इनटू में 1000, ये आपकी क्या हो जाएगी, नॉर्मेलिटी। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। राइट, बहुत बढ़िया। अच्छा, यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी भाई ग्राम इक्विवेलेंट या फिर ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। राइट, ये हो जाएगी आपकी यूनिट, ये हो जाएगी आपकी क्या, यूनिट हो जाएगी। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। बढ़ जाते हैं आगे। नेक्स्ट इज पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन जनरली किसके लिए निकालता हूं, कि जब बहुत 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 कम कंसंट्रेशन हो, बहुत कम कंसंट्रेशन हो किसकी, सोल्यूट की। जैसे कि एक तालाब है उसमें थोड़ा सा सॉल्ट पड़ा है, तो उसको कैसे निकालूंगा, पार्ट्स पर मिलियन में या फिर पार्ट्स पर बिलियन में। अभी मैं सिर्फ मिलियन वाला बताने वाला हूं। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। जैसे कि और कैसे कर सकते हो, हार्ड वाटर होता है ना, हार्ड वाटर के केस में ये यूज होता है, हार्ड वाटर के केस में ये यूज होता है। राइट, बहुत बढ़िया जी। चलिए बढ़ जाते हैं, कैसे करेंगे कैसे करेंगे। तो मान लीजिए फॉर्मूला पहले पढ़ लेते हैं, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, या फिर कह सकता हूं वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू में क्या, 10 की पावर 6। 10 की पावर 6 में कितना सोल्यूट है, 10 की पावर 6 में कितना सोल्यूट है, ऐसे निकाल सकते। यानी वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 की पावर 6। और क्योंकि वेट ऑफ सोल्यूट बहुत 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 कम है, सॉल्यूशन क्या होता है आपका, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। यहां से इस पे लिख लेता हूं, सॉल्यूशन क्या होता है आपका, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, है ना।
बहुत बढ़िया जी। और अगर सोल्यूट बहुत 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 कम होगा, बहुत 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 कम होगा, ना के बराबर होगा, तो सोल्यूशन किसके बराबर हो जाएगा? सॉल्वेंट के बराबर। सिंपल सी बात है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, मैं क्या लिख सकता हूं? तो क्या हो जाएगा भाई? वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 था, 10 की पावर 6 था, सॉरी 10 की पावर 6 था, राइट। अब अगर मैं बात करूं इसकी, वेट ऑफ सोल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 की पावर 6, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, वेट ऑफ सोल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू 10 की पावर 6, क्योंकि सॉल्यूशन किसके बराबर है? सॉल्वेंट के बराबर है। तो ये क्या आ जाएगा मेरा? पार्ट्स पर मिलियन। और अगर बिलियन में चाहिए हो तो 10 की पावर 6 की जगह क्या लिख दूंगा? 10 की पावर 9। आई होप आप सभी को कंसंट्रेशन टर्म्स अच्छा लगा होगा। तो चलिए बढ़ जाते हैं आगे। तो बात करते हैं सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन होता है होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट, यानी दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट का होमोजीनियस मिक्सचर। बहुत बढ़िया जी। बाय होमोजीनियस मिक्सचर मींस दैट इट्स कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर। एग्जांपल के तौर पे सॉल्यूशन का एग्जांपल क्या होता है? शुगर सॉल्यूशन। अगर शुगर सॉल्यूशन में देखोगे तो दोनों के दोनों कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं। वहीं पे अगर सैंड प्लस वाटर लूं मैं, सैंड प्लस वाटर, तो वो कैसा होता है? हेट्रोजीनियस, और वो सॉल्यूशन में काउंट नहीं होगा। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब सॉल्यूशन जो होता है उसकी क्लासिफिकेशन की बात करूं तो क्लासिफाई कर रहा हूं मैं सॉल्यूशन को ऑन द बेसिस ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट, अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट। सॉल्यूशन में जनरली दो कंपोनेंट होंगे, अभी धीरे धीरे बात करेंगे उस पर भी। सॉल्यूशन में जनरली दो कंपोनेंट होंगे, एक सोल्यूट और एक सॉल्वेंट। सोल्यूट जो होता है वो लेस अमाउंट में होता है, और सॉल्वेंट जो होता है वो ज्यादा अमाउंट में होता है। सॉल्वेंट को हमने पहले 1 से डिसाइड कर रखा है, और सोल्यूट को हमने किससे डिसाइड कर रखा है? 2 से डिनोट करूंगा, राइट। अब अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट अगर कम होगा तो सॉल्यूशन कैसा होगा मेरा? डाइल्यूट। अगर ज्यादा होगा तो सॉल्यूशन कैसा होगा मेरा? कॉन्सेंट्रेटेड। बहुत बढ़िया जी। अब क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन कह रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट प्रेजेंट। कितने कंपोनेंट प्रेजेंट है सॉल्यूशन के अंदर? अगर 2 कंपोनेंट प्रेजेंट है तो सॉल्यूशन कैसा होगा? बाइनरी। अगर 3 कंपोनेंट प्रेजेंट है तो सॉल्यूशन कैसा होगा? टर्नरी। और 4 होंगे तो क्वार्टरनरी, 5 होंगे तो आगे। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूं? सॉल्यूशन का नाम दे सकता हूं। मेरे लिए सबसे इजी अंडरस्टैंडिंग किसके लिए होगी? बाइनरी की। और बाइनरी में कितने कंपोनेंट है? 2। तो उन बाइनरी सॉल्यूशन में किसकी बात कर रहा हूं मैं? बाइनरी सॉल्यूशन में आपके कंपोनेंट है 2, तो एक को मैं बोलूंगा सोल्यूट, एक को बोलूंगा सोल्वेंट। और सोल्यूट जो होता है वो लेस अमाउंट में होता है, और सोल्वेंट जो होता है वो मोर अमाउंट में होता है। इसके बारे में हमने बात कर ली, ठीक है जी। अब क्लासिफाई कर रहा हूं मैं सॉल्यूशन को ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट किसकी? सोल्यूट एंड सोल्वेंट की। सोल्यूट एंड सोल्वेंट की, राइट। तो सोल्वेंट हो सकता है गैस, लिक्विड, सॉलिड, और ये भी हो सकता है गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। तो 3 सोल्यूट हैं की फिजिकल स्टेट है, 3 ही सॉल्वेंट की हैं, तो टोटल कितने बनने चाहिए? 9। तो चलिए इसी को हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो किसकी बात कर रहे हैं भैया? हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। और सॉल्यूशन में किसकी बात कर रहे हैं? टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? फिजिकल स्टेट की बात कर रहे हैं। तो कुछ ऐसा सा हमें दिखेगा, राइट। तो हमारे हो सकते हैं सॉल्यूशन क्या? गैसियस, सॉलिड एंड लिक्विड, राइट। क्या बोल रहा हूं मैं? फिर से बता देता हूं भाई। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशन हो सकते हैं, सॉलिड सॉल्यूशन हो सकते हैं, और लिक्विड सॉल्यूशन हो सकते हैं। गैसियस सॉल्यूशन वो होंगे जिसमें मेरा सॉल्वेंट क्या होगा? गैस। सॉलिड सॉल्यूशन वो होंगे जिसमें मेरा सॉल्वेंट, फिर से बोल रहा हूं, सॉल्वेंट जो होगा वो मेरा किस में होगा? सॉलिड स्टेट में होगा। और लिक्विड सॉल्यूशन वो होंगे जिसमें मेरा सॉल्वेंट किस स्टेट में होगा? लिक्विड स्टेट में होगा। जिस भी कंपोनेंट का अमाउंट ज्यादा होता है जनरली सॉल्यूशन उसी की फिजिकल स्टेट को ले लेता है। तो सॉल्वेंट का अमाउंट ज्यादा होता है तो सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट लेगा। इट मींस गैसियस सॉल्यूशन में गैस ज्यादा होगी, गैस सॉल्वेंट होगा। सॉलिड सॉल्यूशन में सॉलिड ज्यादा होगा, सॉलिड सॉल्वेंट होगा। लिक्विड सॉल्यूशन में लिक्विड ज्यादा होगा, और लिक्विड मेरा सॉल्वेंट होगा। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब फिर से बता देता हूं भाई मैं, ये पहली लाइन जो मैं दे रहा हूं ये सॉल्यूट है, ये सॉल्यूट की फिजिकल स्टेट है। और जो दूसरी लाइन में बोल रहा हूं ये सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट है। सिमिलरली इसमें ये भी सॉल्वेंट है, और ये वाला क्या है? इसमें सॉल्वेंट। अच्छा ये क्या है मेरा? सोल्यूट। ये क्या है मेरा? सोल्यूट। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब इनके एग्जाम्पल को डिस्कस कर लेते हैं। क्या कह रहा है? गैस इन गैस तो होगा मिक्सचर ऑफ O2 एंड N2, यानी कि एयर में क्या होता है? O2 N2 और एनी अदर गैस क्या होती है? मिक्स होती है। तो एयर को बोल सकता हूं मैं गैसियस सॉल्यूशन। लिक्विड मिक्स इन गैस, लिक्विड क्या? क्लोरोफॉर्म
विद N2, यानी N2 में थोड़ा सा क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड है, ये हो गया गैसियस सॉल्यूशन। ठीक है जी। सॉलिड इन गैस, सॉलिड इन गैस जैसे कि कैम्फर इन N2, राइट। या फिर जब आप स्मोक देखते हो, स्मोक सिगरेट पीते हैं कुछ लोग, तो वो स्मोक जाता है ऊपर, वो एयर में होता है, तो स्मोक जो है उसके पार्टिकल जो है वो सॉलिड है और वो एयर के अंदर है, तो वो कैसा हो जाएगा, गैसियस सॉल्यूशन हो जाएगा। सॉलिड की बात करूं तो ये आपको एग्जांपल याद होने चाहिए, 1 मार्क टाइप क्वेश्चन में ये आ सकता है। गैस इन सॉलिड की अगर मैं बात करूं तो ऑक्सीजन इन पैलेडियम, ऑक्सीजन जो है एड्सॉर्ब है पैलेडियम पे। लिक्विड इन सॉलिड की बात करूं तो अमलगम ऑफ Hg विद Na, Na सॉलिड है, Hg जो होता है वो लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर, तो ये हो जाएगा। और सॉलिड इन सॉलिड की बात करूं तो कॉपर डिसॉल्व्ड इन गोल्ड, राइट। जो अलॉय होते हैं वो किसके एग्जाम्पल होते हैं, सॉलिड इन सॉलिड के एग्जाम्पल होते हैं, यानी सोल्यूट भी सॉलिड और सॉल्वेंट भी सॉलिड। नेक्स्ट आ जाते हैं किस पे, लिक्विड सॉल्यूशन पे। तो लिक्विड सॉल्यूशन की बात करूं तो गैस इन लिक्विड का एग्जांपल क्या होगा, O2 डिसॉल्व इन वाटर, जो ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है वाटर में, जो एक्वेटिक लाइफ के लिए भी क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है। लिक्विड इन लिक्विड की बात करूं तो इथेनॉल डिसॉल्व इन वाटर, इथेनॉल और वाटर दोनों में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, दोनों ही अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। और सॉलिड इन लिक्विड की बात करूं तो ग्लूकोज डिसॉल्व इन वाटर या फिर सोल्ट डिसॉल्व इन वाटर। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। ये थे हमारे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट आ जाते हैं किस पे, सोल्यूबिलिटी पे। सोल्यूबिलिटी में किस किस की डिस्कस करूंगा, गैस इन लिक्विड की डिस्कस करूंगा और सॉलिड इन लिक्विड की डिस्कस करूंगा। तो पहले किसकी डिस्कस कर रहा हूं मैं, सॉलिड इन लिक्विड की। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं इफेक्ट ऑफ प्रेशर। सॉलिड इन लिक्विड की बात कर रहा हूं मैं, सॉलिड इन लिक्विड यानी कि मैंने क्या किया, ग्लूकोज या फिर कहूं शुगर या फिर कहूं सॉल्ट जो है वो पानी में डिसॉल्व कर दिया। तो अगर मैं उस पर प्रेशर बढ़ाता हूं तो कोई भी सोल्यूबिलिटी में चेंज नहीं आता, सोल्यूबिलिटी प्रेशर के साथ चेंज नहीं होती। नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूं किसकी, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की। टेम्परेचर का इफेक्ट आता है जी, टेम्परेचर का इफेक्ट आता है, बट उसमें कंडीशन है। अगर रिएक्शन आपकी एक्सोथर्मिक होगी तो टेम्परेचर बढ़ाने से मेरी सोल्यूबिलिटी क्या करेगी, डिक्रीज कर जाएगी। और रिएक्शन मेरी एंडोथर्मिक होगी तो टेम्परेचर बढ़ाने से मेरी सोल्यूबिलिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। अब एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक कैसे पहचानता हूं, रिएक्शन एक्सोथर्मिक तब होगी जब हीट सॉल्यूशन से रिलीज हो रही होगी, हीट सॉल्यूशन से बाहर आ रही होगी। और एंडोथर्मिक तब होगी जब आपके दोनों को घोलने पे सिस्टम का टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज कर गया, यानी कि हीट को वो बाहर से एब्जॉर्ब कर रहा है, हीट एब्जॉर्ब हो रही होगी इसमें, और इसमें हीट क्या हो रही होगी, रिलीज हो रही होगी, राइट। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो इसमें डेल्टा एच का साइन क्या होता है, लेसर देन जीरो, इसमें डेल्टा एच का साइन क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं भैया, चलिए आगे बढ़ जाते हैं और बात करते हैं सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। अभी जो हमने डिस्कस किया था वो सॉलिड इन लिक्विड डिस्कस किया था, राइट। अब हम किसकी बात करेंगे, गैस इन लिक्विड को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर, क्योंकि ये कैसी होती है, ये जो सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड होती है ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, ठीक है जी, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से आपकी जो सोल्यूबिलिटी है डिक्रीज करेगी, इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर घटाने से बढ़ेगी और टेम्परेचर बढ़ाने से घटेगी। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा, यानी टेम्परेचर घटाने से सोल्यूबिलिटी बढ़ेगी और टेम्परेचर बढ़ाने से सोल्यूबिलिटी घटेगी। सिंपल एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, उसके हिसाब से करना। नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ प्रेशर। जी हाँ, इफेक्ट ऑफ प्रेशर यहाँ पे दिखता है। तो सोल्यूबिलिटी जो है, अगर मैं गैस का प्रेशर ओवर लिक्विड, दोबारा बोल रहा हूं जी, दोबारा बोल रहा हूं, गैस का प्रेशर ओवर लिक्विड में बढ़ा दूंगा तो मेरी सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन दैट लिक्विड बढ़ जाएगी। तो इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन प्रेशर, राइट। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। और इसी पे एक लॉ दी गई, क्या नाम था उसका, आपका हेनरीज लॉ। उसने बताया कि प्रेशर का इफेक्ट कैसा होगा। तो उसने बताया जो सोल्यूबिलिटी है उसको मैं पहले मोल फ्रैक्शन से डिनोट करूंगा, किससे, किसको, सोल्यूबिलिटी को। सोल्यूबिलिटी को मैं मोल फ्रैक्शन से डिनोट कर रहा हूं भाई, पहली चीज तो ये सोल्यूबिलिटी है। और जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा सोल्यूबिलिटी बढ़ेगी भाई, सिंपल सी बात है। तो सोल्यूबिलिटी बढ़ेगी प्रेशर के साथ, राइट, बहुत बढ़िया। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन, यानी कि क्या है, गैस का प्रेशर जो होगा लिक्विड के ऊपर जितना ज्यादा होगा उतना ही गैस इस लिक्विड में ज्यादा सोल्यूबल होगी। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन, या फिर कहूं सोल्यूबिलिटी
ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन। तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, और प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाता हूं तो एक कांस्टेंट आता है जिसको कहता हूं हेनरी लॉ कांस्टेंट। अब हेनरी लॉ, अगर प्रेशर कांस्टेंट रखूं तो के एच जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है सोल्यूबिलिटी के। तो अगर के एच की वैल्यू बढ़ती है तो मोल फ्रैक्शन घटता है, इट मीन सोल्यूबिलिटी घटती है। तो के एच ज्यादा होगा तो सोल्यूबिलिटी कम होगी। ये ध्यान रखना भाई, इस पे सवाल आ सकता है, इस पे सवाल आ सकता है, एमसीक्यू में सवाल बन सकता है इसका। तो चलिए बढ़ जाते हैं आगे, नेक्स्ट आ जाते हैं भाई। अगला टॉपिक जो है वो मेरा क्या है, रोल्स लॉ। अगला टॉपिक क्या है मेरा, रोल्स लॉ। तो रोल्स लॉ की बात कर लेते हैं। रोल्स लॉ मैं किसके लिए डिस्कस कर रहा हूं, फॉर टू कंपोनेंट सिस्टम के लिए, ठीक है। तो एक केस वन होगा जिसमें ए और बी दोनों ही वोलेटाइल होंगे। वोलेटाइल मतलब आपका लिक्विड से वेपर बनाएंगे दोनों के दोनों कंपोनेंट। और केस टू में क्या होगा, एक कंपोनेंट नहीं बनाएगा, एक कंपोनेंट नॉन वोलेटाइल होगा और बी कंपोनेंट जो होगा वो वोलेटाइल होगा, ठीक है जी। तो पहले मैं केस वन को डिस्कस करने वाला हूं। आपने क्या लिया, एक कंटेनर लिया, कंटेनर क्लोज्ड है, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। और उसमें एक लिक्विड स्टेट है। लिक्विड स्टेट कहने के लिए मैं कह रहा हूं कि एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में ए और बी दोनों ही है, ठीक है जी। ए का जो मोल फ्रैक्शन है वो मैंने जाई ए से दिखाया है, और बी का जो मोल फ्रैक्शन है वो मैंने जाई बी से दिखाया है। बहुत बढ़िया जी, किसमें, लिक्विड फेज में। ये दोनों किसमें है, लिक्विड फेज में, बहुत बढ़िया। अच्छा, ए भी वोलेटाइल है और बी भी वोलेटाइल है, यानी दोनों ही वेपर बनाएंगे। तो ए की वजह से जो वेपर बने हैं उनका प्रेशर आ रहा है पीए, और बी की वजह से जो प्रेशर बी की वजह से जो वेपर बने हैं उनका प्रेशर आएगा पीबी, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो रोल्स लॉ कहती है, रोल्स लॉ कहती है कि जो भी वेपर प्रेशर आ रहा है ए या बी की वजह से, तो ए की वजह से जो वेपर प्रेशर आएगा वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन जो भी उसका लिक्विड स्टेट में होगा, राइट, सिंपल सी बात है। और बी का जो वेपर प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जो मोल फ्रैक्शन उसका बी का लिक्विड स्टेट में होगा, राइट, बहुत बढ़िया। तो ये क्या है, रोल्स लॉ। ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है रोल्स लॉ की, सिंपल सी बात है। और जब मैं इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाता हूं तो यहां पे आ जाएगा पी ए इक्वल टू पी नोड ए आई। और ये पी नोड ए क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए, जब सिर्फ और सिर्फ ए था मेरा कंटेनर में। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। और पीबी क्या है मेरा, पीबी में क्या आ जाएगा, पीबी इक्वल टू पी नोट बी जाई। और अगर मुझे टोटल वेपर प्रेशर चाहिए, टोटल चाहिए, टोटल ऊपर का, तो वो दोनों का सम करके आ जाएगा पी ए प्लस पीबी, है ना। तो पी टोटल क्या हो जाएगा मेरा, पी ए प्लस पीबी। ये वाली जो रिलेशन है ये रोल्स लॉ से नहीं आई है, ये डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से। ये 11th में आपने पढ़ी होगी गैसियस स्टेट में, और नहीं पढ़ी है तो आप बता रहा हूं कि क्या है, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से आएगी। अच्छा, मैंने क्या क्या बताया, मैंने बताया जाइए, जाइए क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन सॉल्यूशन, ठीक है जी। जाई बी क्या है मेरा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन सॉल्यूशन। पी ए क्या है मेरा, वेपर प्रेशर ऑफ ए, ऊपर जो वेपर बने थे ए के उसकी वजह से। पीबी क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ बी। और पी ए क्या है, पी नोड ए और पी नोड बी क्या है, पी नोड ए क्या है मेरा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए, और पी नोट बी क्या है मेरा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो ये था केस वन, जब दोनों के दोनों कंपोनेंट कैसे थे, वोलेटाइल। अब मैं बात कर रहा हूं केस टू की, जब एक कंपोनेंट नॉन वोलेटाइल है, एक कंपोनेंट वोलेटाइल है, यानी एक कंपोनेंट तो वेपर बनाएगा दूसरा नहीं बनाएगा। तो मान लीजिए इसमें लाल और ब्लू दोनों है, तो लाल वाला कौन सा है आपका, लाल वाला आपका बी है, तो ये हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, है ना, सही बात, ओके, ठीक है जी। और ए क्या होगा मेरा, ए ब्लू वाला है, तो ये हो जाएगा इसका मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। पर ए जो है वो ऊपर उड़ के नहीं जा रहा है, यानी वेपर कन्वर्ट नहीं कर रहा, तो सिर्फ और सिर्फ कौन बना रहा है, बी बना रहा है, तो ये आ जाएगा पीबी। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। और ए की वजह से जो वेपर प्रेशर आएगा वो क्या होगा, 0 होगा। चलिए समझ लेते हैं अब आके। तो इसमें क्या आ जाएगा, पीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जाई, यानी वेपर प्रेशर ऑफ बी की वजह से जो वेपर प्रेशर आएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा, उसका मोल फ्रैक्शन लिक्विड स्टेट में कितना है। प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा रहा हूं तो क्या आएगा, पी नोट बी, तो पी बी इक्वल टू पी नोट बी जाई बी। और पी ए क्या है मेरा, 0 है, तो पी टोटल क्या होता है, पी ए प्लस पी बी, है ना, पी टोटल क्या होता है, पी ए प्लस पी बी, और पी ए क्या है 0, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, पी बी के। तो अब मुझे क्या आ जाएगा, पी टी इक्वल टू पी नोट बी जाई बी, ये आ जाएगा। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। ये थी मेरी रोल्स, सिंपल सी बात है, राइट। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और बात करते हैं कुछ इससे रिलेटिव कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ने की कोशिश करूंगा, जिसको अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस भी करेंगे, ठीक है जी। तो इस पीटी इक्वल टू पी नोट बी जाई बी जो आया मेरा, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं भाई, इसको मैं लिख सकता हूं पीटी इक्वल टू पी नोट बी 1 माइनस जाई, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो पीटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लूंगा अगर इसको, तो मैं पी नोट बी माइनस पी नोट बी जाइए। अच्छा, ये कैसे लिखा मैंने, क्योंकि मुझे पता है दो कंपोनेंट है, तो जाइए प्लस जाई बी क्या हो जाएगा 1। सम ऑफ ऑल द मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू क्या आता है 1, तो उस तरीके से लिख लिया मैंने, ठीक है जी। ये आ गया मल्टीप्लाई करके।
अच्छा जी, ये वाली टर्म मैं इधर ले आया और ये वाली टर्म मैं इधर ले आया, तो क्या हो जाएगा मेरा पी नॉट बी आई ए इक्वल टू पी नॉट बी माइनस पी टी। बहुत बढ़िया। और मैं क्या करूंगा, इसको नीचे ले जाऊंगा, तो ये आ जाएगा जाइए इक्वल टू पी नॉट बी माइनस पी टी बाय पी नॉट बी। अब बी क्या था मेरा, सोलवेंट जो कि वोलेटाइल था, और ए क्या था मेरा, सोल्यूट। ठीक है जी, इस इक्वेशन को ही कहते हैं, इस इक्वेशन को ही कहते हैं रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोवरिंग क्यों, क्योंकि प्योर का वेपर प्रेशर क्या था, पी नॉट बी, बी की वजह से ही तो वेपर प्रेशर आ रहा था, ए की वजह से नहीं आ रहा था। तो प्योर से जितना आया, और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो होता है वो कम होता है सॉल्वेंट से। अगर मेरा जो उसमें अगर उसमें मेरा क्या पड़ा है, कंपोनेंट पड़ा है जो कि नॉन वॉलेटाइल है, तो हमेशा सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर आएगा वो क्या आएगा, कम आएगा। तो पी नॉट बी माइनस पी टी क्या हो जाएगा, लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। ये जो चीज है ऊपर वाली, ये जो चीज है ऊपर वाली है लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। और इनिशियल के रिलेटिव ले लूं तो इस पूरी पूरी ये पूरी ले लूं तो ये क्या हो जाएगा मेरा रिलेटिव, रिलेटिव टू व्हाट, बी, रिलेटिव टू व्हाट, बी। तो ये हो जाएगा लोवरिंग डिवाइडेड बाय पी नॉट बी, तो ये हो जाएगा मेरा रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर विच इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। क्या क्या बोल रहा हूं जी, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो ये क्या हो जाएगी मेरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है, किस पे डिपेंड करती है भाई, नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सोल्यूट पे, या फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट पे, या फिर मोलैलिटी ऑफ सोल्यूट पे, या फिर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट पे। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ जाते हैं आगे। तो चलिए जी जल्दी से एक स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं रोल्स लॉ की। तो रोल्स लॉ पढ़ रहे हैं हम, रोल्स लॉ में स्टेटमेंट क्या है, फॉर एनी पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच वोलेटाइल कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। यानी कि क्या बोल रहा है, जो ऊपर प्रेशर आ रहा था, ऊपर जो प्रेशर आ रहा था वो ए की वजह से भी आ रहा था और बी की वजह से भी आ रहा था। तो किसी भी एक का वेपर प्रेशर को मैं बोलता हूं पार्शियल वेपर प्रेशर, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन व्हाट, लिक्विड स्टेट। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो पी ए इक्वल टू जाई, पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जाई ए और पी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जाई बी। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। अब रोल्स लॉ को ओबे कौन कौन करता है, इस इक्वेशन को, जो इक्वेशन मेरी आई विच इज पी टी इक्वल टू पी नॉट ए आई ए प्लस पी नॉट बी आई बी, जब दोनों वोलेटाइल होंगे, जब दोनों वोलेटाइल होंगे। कैसे, पी टी मेरा क्या आया था, पी ए प्लस पी बी, है ना, और पी ए क्या है मेरा, पी नॉट ए आई ए प्लस पी नॉट बी आई बी। इस इक्वेशन को कौन फॉलो करता है, इस इक्वेशन को फॉलो करते हैं आइडियल सॉल्यूशन। इस इक्वेशन को कौन फॉलो करते हैं, आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन कौन है, विच ओबेस रोल्स लॉ ओवर एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, राइट। तो वो कौन से होंगे, आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल क्या है, एनहेक्सेन एनहेप्टेन, बेंजीन टोल्यूइन, जो सिमिलर टाइप के होंगे, क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन, जो सिमिलर टाइप के होंगे वो क्या होंगे, आइडियल सॉल्यूशन होंगे। वो क्या होंगे, रोल्स लॉ को फॉलो करेंगे। अब कौन नहीं ओबे करते, डू नॉट ओबे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन नहीं ओबे करेंगे। कौन कौन से, जिनमें क्या होगा, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन या तो पहले से ज्यादा होंगे या फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पहले से क्या होंगे, कम। एग्जांपल के तौर पे मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन, मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन। ठीक है जी। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन वो होंगे जो रोल्स लॉ को ओबे नहीं करेंगे, और आइडियल सॉल्यूशन वो होंगे जो रोल्स लॉ को ओबे करते होंगे। तो चलिए बढ़ जाते हैं आगे। तो चलिए बात करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन की। तो आइडियल सॉल्यूशन वो थे जो रोल्स लॉ को फॉलो करते थे, और नॉन आइडियल सॉल्यूशन वो हैं जो रोल्स लॉ को फॉलो नहीं करते। तो चलिए देख लेते हैं। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस कौन से हैं भाई, मेरे नॉन आइडियल सॉल्यूशन है विच डू नॉट ओबे रोल्स लॉ। अच्छा, रोल्स लॉ क्या है, अगर दोनों के दोनों वोलेटाइल कंपोनेंट है तो वो फॉलो नहीं करेंगे इस इक्वेशन को, पी टी इक्वल टू पी नोट इज आई ए प्लस पी नोट बी आई बी, जब दोनों ही वोलेटाइल होंगे। जैसे कि पी टी क्या आया था मेरा, पी ए प्लस पी बी, तो पी बी, पी टी क्या आया था मेरा, पी ए प्लस पी बी, और पी ए क्या था मेरा ये, और पी बी क्या है मेरा ये। ठीक है जी, सिंपल। तो इस इक्वेशन को फॉलो नहीं करेंगे तो होगा क्या, अगर इक्वेशन को फॉलो नहीं करेंगे, या तो वेपर प्रेशर दोनों का मिलाने के बाद इस इक्वेशन से ज्यादा आ जाए, राइट, या फिर वेपर प्रेशर मिलाने के बाद दो कंपोनेंट को इस इक्वेशन से कम आ जाए। अगर ज्यादा आता है तो उसको बोलता हूं पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ, यानी कि वेपर प्रेशर रोल्स लॉ से भी ज्यादा आ गया, ठीक। और अगर कम आता है तो उसको बोलता हूं नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा, राइट, बहुत बढ़िया। तो अगर पॉजिटिव डेविएशन आ रहा है तो मेरा ए का और बी का दोनों का ही वेपर प्रेशर पी नोट एज आई और पी नोट बी आई से ज्यादा आएगा। और अगर कम आ रहा है तो पी ए का वेपर प्रेशर और पी बी का वेपर प्रेशर पी नोट एज आई और पी नोट बी आई से कम आएगा, सिंपल।
बहुत बढ़िया जी। अच्छा, एंथैल्पी ऑफ मिक्सचर क्या होगी, वो ग्रेटर देन जीरो होगी, किसमें, पॉजिटिव डेविएशन में। और एंथैल्पी ऑफ डेविएशन नेगेटिव, एंथैल्पी ऑफ मिक्सचर नेगेटिव डेविएशन में क्या होगी, लेसर देन जीरो होगी। अच्छा, डेल्टा वी मिक्सचर क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा, इसमें क्या होगा, लेसर देन जीरो। तो इसमें आप देखोगे नेगेटिव में सब कुछ लेसर है ना, और पॉजिटिव में सब कुछ क्या है, ग्रेटर देन जीरो है या फिर ग्रेटर है, राइट। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अच्छा, ऐसा होता क्यों है, ऐसा इसलिए होता है जब दोनों को मिलाने के बाद जो ए भी बना, मतलब जो सॉल्यूशन बना, उसमें जो ए और बी कंपोनेंट है उसके फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग हो गए तो वो नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। और अगर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पहले से भी वीक हो गए तो वो कैसा डेविएशन शो करेगा, पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। और अगर वैसे ही रह गए फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जैसे ए और बी में पहले से थे तो वो आइडियल सॉल्यूशन को फॉलो करेगा। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो ए बी इंटरेक्शन आर वीकर देन ए एंड बी बी। अच्छा, इसमें क्या आ जाएगा, ए बी इंटरेक्शन आर स्ट्रॉन्गर देन ए एंड बी बी, सिंपल। इसमें स्ट्रॉन्गर आएगा और इसमें वीकर आएगा, पॉजिटिव में वीकर, स्ट्रॉन्गर नेगेटिव में, ठीक है जी। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। जब बहुत ज्यादा डेविएशन हो जाए, जरूरत से ज्यादा बहुत लार्ज डेविएशन हो जाए, तो हमारे जो पॉजिटिव पॉजिटिव डेविएशन वाले लोग थे वो मिलके बनाएंगे एक और सॉल्यूशन जिसको कहते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, राइट। और जो नेगेटिव डेविएशन वाले हैं, जो उनमें बहुत लार्ज डेविएशन होती है, तो वो बनाएंगे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप जब बन जाता है तो दोनों कंपोनेंट को सेपरेट करना मुश्किल हो जाएगा। और अगर मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप बनता है तो दोनों कंपोनेंट को सेपरेट करना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो इन दोनों ही केस में क्या होगा, सेपरेशन ऑफ ए एंड बी फ्रॉम सॉल्यूशन इज डिफिकल्ट, राइट। अब पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ कुछ ऐसा सा होता है, रोल्स लॉ का ग्राफ आता है ये और ये। पॉजिटिव का क्या होगा, इससे ऊपर ये और ये। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। नेगेटिव का क्या आएगा, रोल्स लॉ से कम आएगा, रोल्स लॉ से कम आएगा। तो ये जो ग्राफ आ रहा है ये किसका है, नेगेटिव डेविएशन का। और ये डॉटेड लाइन जो दिखाई है ये किसका है, रोल्स लॉ का ग्राफ है। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब एग्जाम्पल वो बहुत पूछता है, एग्जाम्पल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एग्जाम्पल पॉजिटिव डेविएशन के ये वाले हैं और नेगेटिव डेविएशन के आपके ये वाले। जब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, अगर हाइड्रोजन बॉन्ड, कोई नया बॉन्ड क्रिएट हो रहा है जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्ड, तो नेगेटिव डेविएशन को फॉलो करेगा। अगर नया जो एक में ऑलरेडी हाइड्रोजन बॉन्ड था और दूसरे में नहीं था और दोनों मिक्स करने के बाद भी नहीं बन रहा है तो क्या होगा, कैसा डेविएशन शो होगा, पॉजिटिव डेविएशन शो होगा। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा, राइट। तो बढ़ जाते हैं आगे। एग्जांपल एक बार पढ़ लेना, एसीटोन इथेनॉल, एसीटोन HCH2, वाटर मिथेनॉल, वाटर इथेनॉल, CCl4 टोल्यूएंट, CCl4 CHCl3, ये CHCl3 है, राइट। अच्छा जी, एसीटोन बेंजीन, CCl4 CHO3 CHO4 CH3OH एंड साइक्लोहेक्सेन इथेनॉल, है ना, इस तरीके से। इथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, तो ये कैसा डेविएशन शो करेगा, पॉजिटिव, राइट। बहुत बढ़िया जी। तो चलिए बढ़ जाते हैं आगे। सिमिलरली इसको भी आप एक बार क्या कर लेना, रीड कर लेना। चलिए जी, तो चलिए देख लेते हैं। रोल्स लॉ की बात की थी। रोल्स लॉ में अगर हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात करें, जो ओबे नहीं करते रोल्स लॉ वो क्या होंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। और ये या तो पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे या नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे, जिसमें डेल्टा वी मिक्स पॉजिटिव वाले में हमेशा ग्रेटर देन जीरो आएगा या तो पॉजिटिव आएगा, और डेल्टा एच मिक्स और डेल्टा वी मिक्स नेगेटिव में क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। अगर बहुत ज्यादा डेविएशन हो गई तो मेरा क्या बन जाएगा, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप इन केस ऑफ पॉजिटिव डेविएशन, और नेगेटिव डेविएशन में बन जाएगा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। यानी कि बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा मेरा, इस केस में ज्यादा हो जाएगा, हायर हो जाएगा, और बॉइलिंग पॉइंट इस केस में क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। इस तरीके की बात कर रहा हूं। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ जाते हैं आगे। चलिए बढ़ जाते हैं आगे और बात करते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करती हैं, या फिर कहूँ उसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती हैं। कंसंट्रेशन जैसे कि मोल फ्रैक्शन हो गया, मोलैलिटी हो गया, इस पे आपको क्लियरली दिखेगा। यानी कि जो ऐसी प्रॉपर्टीज जो सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करे वो क्या होंगी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होंगी, राइट। तो क्या वो सॉल्वेंट पे कभी डिपेंड नहीं करती, बिल्कुल सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करती है। अगर सॉल्वेंट अलग हो गया तो उस पर भी डिपेंड करेंगी। तो क्या बोलूंगा मैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को, तो द प्रॉपर्टीज विच डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल आर कॉल्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब ये चार तरह की होती हैं भाई, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ओस्मोटिक प्रेशर,
ठीक है जी। तो वन बाय वन मैं सभी को डिस्कस करूंगा। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, उसमें इक्वेशन आएगी आपकी पाई इक्वल टू सी आर टी। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो आपका होता है डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ एम। इसमें डेल्टा टी एफ क्या होता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, के एफ होता है आपका कॉन्स्टेंट, फ्रीजिंग पॉइंट कॉन्स्टेंट, और एम क्या है, मोलैलिटी है। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। जो एम मोलैलिटी है आपकी, उसको आप लिख सकते हो कैसे, W2 विच इज वेट ऑफ सोल्यूट, M2 मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट इनटू W1, ये किसमें, ग्राम में, और ऊपर किससे मल्टीप्लाई किया है, 1000 से। तो ये वाली टर्म क्या है आपकी, मोलैलिटी है, राइट। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आ जाते हैं किस पे, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मैंने अभी बताया था आपका कैसे, पी नॉट बी माइनस पी एस डिवाइडेड बाय पी नॉट बी इक्वल टू क्या आया था, जाई ए आया था, यही निकाला था ना हमने। तो यहाँ पे भी यही है, ये क्या है आपका मोल फ्रैक्शन, और ये क्या है आपका रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। होता क्या है, जब आप किसी लिक्विड में जो कि वोलेटाइल है उसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर देते हो, तो उसका जो वेपर प्रेशर है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आपका वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट से क्या आएगा, कम आएगा। तो कितने से कम हो गया उसको बोलूंगा रिलेटिव, यानी कि पी नॉट बी, मान लो बी था वो आपका सॉल्वेंट, तो पी नॉट बी माइनस पी एस इतने से कम हो गया, इसको कहेंगे लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो पी नॉट बी माइनस पी एस, ये जो आपका आया, अगर इसको मैं फिर से पी नॉट बी से डिवाइड कर दूं, ये किसके बराबर आ जाएगा, जाई ए के बराबर आ जाएगा, जो दूसरा कंपोनेंट होगा। तो यानी कि ये किस पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सोल्यूट, या फिर कहूं उसकी कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, यानी कि मोल फ्रैक्शन पे, राइट। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो आप कहोगे ये तो मोल फ्रैक्शन सा नहीं दिख रहा, इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं भाई। वन क्या है आपका सॉल्वेंट, तो टू क्या होगा, सोल्यूट, तो टू क्या हो जाएगा, x2 के बराबर आएगा ये, ठीक है जी। तो इसको लिख सकता हूं N2 बाई N1 प्लस N2, ऐसे लिख सकता हूं मैं, ठीक है। और होता क्या है जनरली, जब आपका सोल्यूट बहुत 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 कम होगा, क्या बोल रहा हूं, सोल्यूट बहुत कम होगा, तो आपका N1 को मैं क्या कर सकता हूं, N1 को मैं N1 प्लस N2 ले सकता हूं। क्यों, क्योंकि N2 जो है सोल्यूट कम हो गया ना, तो N2 बहुत 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 कम हो गया, तो N1 प्लस N2 किसके बराबर आ जाएगा, N1 के बराबर ही आ जाएगा। तो ये वाली चीज किसके बराबर आ जाएगी, अप्रोक्सीमेटली N2 बाई N1 के, राइट। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। और इसको मैं फिर क्या लिख सकता हूं भाई, इसको मैं लिख सकता हूं विच इज W2 बाई M2 इंटू W1 इंटू M1, है ना, ऐसे लिख सकता हूं। ये लिख दिया ना मैंने, और ये कहाँ लिखा हुआ दिख रहा है आपको, यही चीज आपको यहाँ भी लिखी हुई दिख रही है। तो ये क्या है, अप्रोक्सीमेट, ये अप्रोक्सीमेट वाली वैल्यू, राइट। तो बढ़ जाते हैं आगे। नेक्स्ट इज योर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, डेल्टा टी बी इक्वल टू के वी एम। तो डेल्टा टी बी किसके बराबर आ जाएगा, के वी, और ये क्या है आपकी मोलैलिटी, ये क्या है आपकी मोलैलिटी। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ जाते हैं आगे। अब ये सारे फॉर्मूले कब काम करेंगे आपके कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के, जब आपका एसोसिएशन और डिसोसिएशन नहीं हो रहा, यानी कि आपका जो सोल्यूट पार्टिकल है वो पानी के अंदर जाके ना तो टूट रहा है ना ही जुड़ रहा है। जैसे कि कौन कौन से एग्जाम्पल है, यूरिया, जैसे कि ग्लूकोज, ये क्या करेंगे आपके, ना तो पानी के अंदर जाके टूटेंगे ना जुड़ेंगे। सुक्रोज को भी टू सम एक्सटेंट ले लेता है भाई, सुक्रोज का भी टू सम एक्सटेंट ले लेता है। इन सभी की जो वांट ऑफ फैक्टर आई की वैल्यू होगी वो क्या लूंगा मैं, 1 काउंट करूंगा। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया। अगर कोई अटपटा सा एग्जांपल देता है तो क्या होगा, उसका आई या तो वो देगा या निकालने का मेथड दे देगा। चलिए बढ़ जाते हैं आगे। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं और बात करते हैं जब एसोसिएशन और डिसोसिएशन आपका होगा, एसोसिएशन और डिसोसिएशन होगा तब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में क्या चेंज होगा। तो एसोसिएशन और डिसोसिएशन नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सोल्यूट को चेंज कर देते हैं, एसोसिएशन कम कर देते हैं, डिसोसिएशन बढ़ा देते हैं। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू में भी क्या आएगा, चेंज आएगा। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम एक नई टर्म को इंट्रोड्यूस करते हैं जिसको कहते हैं आई, वांट ऑफ फैक्टर। वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है जी, ठीक है, वांट ऑफ फैक्टर होता है भैया आई। नॉर्मल, इसको निकालने का तरीका है नॉर्मल मोलर मास बाय एबनॉर्मल मोलर मास, यानी मोलर मास की तरीके से निकाल सकता हूं। दूसरा तरीका है ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, बहुत बढ़िया। और तीसरा तरीका है टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, यानी कि पहले कितने पार्टिकल थे वो नीचे आएगा, और बाद में या एसोसिएशन और डिसोसिएशन होने के बाद कितने पार्टिकल हो गए वो ऊपर आएगा, राइट। ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। अच्छा, तो ये आई किस तरीके से कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में यूज होगा, तो आई देखेंगे आप, हर चीज में आई आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा साइड वाली टर्म में। तो डेल्टा टी बी के बी एम था तो आई के बी एम हो जाएगा,
डेल्टा टी एफ के एफ एम था तो आई के एफ एम हो जाएगा। एम क्या है? मोलैलिटी। पाई इक्वल टू सी आर टी था तो पाई क्या हो जाएगा मेरा? पाई क्या हो जाएगा मेरा? पाई इक्वल टू आई सी आर टी, और सी को मैं क्या लिख सकता हूं? आई एन वाई बी आर टी। इस तरीके से लिख सकता हूं। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो मैं इस तरीके से भी इसको लिख सकता हूं, राइट। बहुत बढ़िया। और रिलेटिव लोवरिंग में क्या हो जाएगा भाई मेरा? P1 नोड माइनस P1, वन क्या है मेरा? सॉल्वेंट। तो P1 नोड माइनस P1 बाय P1 नोड इक्वल टू N2 बाय N1 प्लस N2 आना था ना, ठीक है जी। और 2 क्या है मेरा? सोल्यूट। तो सोल्यूट वाले के साथ आएगा, क्योंकि सोल्यूट बहुत कम है तो ये क्या हो जाएगा? आई N2 बाय N1 के बराबर हो जाएगा। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो ये क्या आना था भाई आपका? अगर आपका सोल्यूट कम नहीं है, अगर आपका सोल्यूट कम नहीं है तो ये फॉर्मूला बनेगा IN2 बाय N1 प्लस IN2, ये बनेगा। और अगर कम होगा तो ये वाले फॉर्मूले से आप काम कर सकते हो, ठीक है जी। बहुत बढ़िया। अब ये वांट ऑफ फैक्टर को निकालता कैसे हूं? मान लिया मैंने ले लिया सॉल्ट, और सॉल्ट में जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे, टूटने के बाद जो भी नंबर बनेगा वो क्या होगा? मेरा वांट ऑफ फैक्टर देगा। अगर कंप्लीटली डिसोशिएट हो रहा है तो जितने आयन होंगे वही मेरा वांट ऑफ फैक्टर हो जाएगा। जैसे कि NaCl है तो इसमें दो पार्टिकल आएंगे Na और Cl, तो वांट ऑफ फैक्टर जब कंप्लीट 100% डिसोसिएशन होगा तो मेरा क्या आएगा? 2। ऐसी KCl का क्या हो जाएगा? 2। MgSO4 का क्या हो जाएगा? 2। Mg और SO4। K2SO4 का क्या हो जाएगा? 3। पर अगर 100% डिसोसिएशन नहीं हुआ, उससे कम हुआ, तो आपकी वैल्यूज 2 2 2 3 इसके बराबर ना आके कम आएंगी, क्योंकि डिसोसिएट हो रहा है। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो निकालूंगा कैसे? अगर डिसोसिएशन हो रहा है तो उसमें निकालने का फॉर्मूला है ये, ठीक है। यहां पे x और y क्या है मेरा? x आपके a वाले, अगर ax by है तो a पार्टिकल कितने आए वो x होगा, और b पार्टिकल कितने आए वो y होगा, राइट। और अल्फा क्या है मेरा? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ऐसे ही सिमिलरली जब आपका एसोसिएशन होगा, तो एसोसिएशन के केस में क्या होगा? आपने लिया Na जो है वो An बना, बहुत बढ़िया। और आपका फॉर्मूला क्या आ जाएगा? आई का आ जाएगा आई वन माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय एन, या फिर कहूं ये आपका आ जाएगा डिग्री। यहां पे अल्फा का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? ये जिसमें आई है, राइट। तो आई कैसे निकलेंगे? आपको अल्फा अगर पता होगा या एन पता होगा तो आपका काम हो जाएगा। तो एन क्या है? आपके इनिशियल मोल्स कितने थे, सिंपल सी बात है, राइट। बहुत बढ़िया जी। तो आपके जो भी इनिशियल मोल होंगे उससे आपका काम हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज बेंजोइक एसिड जो है वो आपका डाइमराइज होता है, तो 2C6H5COOH आपको क्या देगा? C6H5COOH का ट्वाइस, और ये बेंजीन में होता है, ये याद रखने वाली बात है, ठीक है जी। बहुत बढ़िया। तो आपका मान लीजिए 50% ही डाइमराइज हुआ है, यानी अल्फा जो होगा वो क्या होगा? 50% या फिर 0.5, ऐसा कर सकता हूं। तो अल्फा रख दीजिए आप 0.5, I-1 बाय एन क्या हो जाएगा? इनिशियल 2 थे तो 1/2 -1, ऐसा आ जाएगा कुछ, राइट। बहुत बढ़िया। अब इसको बस सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद क्या आता है भाई? ये यहाँ पे आ जाएगा, नीचे आएगा I-1 बाय -1/2, और ये 1/2 है ही। ये इधर चला जाएगा तो ये -1/4 I-1 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा कुछ, है ना। बहुत बढ़िया। और ये इधर आ जाएगा तो आई क्या आ जाएगा आपका? 1 माइनस 1/4 विच इज 3/4 या फिर 0.75। तो आपका आई की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0.75। जब आपका डाइमराइजेशन कितना था? 50%। अगर डिसोसिएशन की बात करूं तो अल्फा अगर 0.9 होगा तो अल्फा अगर 90% होगा तो अल्फा की वैल्यू होगी 0.9, और अगर 100% होगा तो अल्फा की वैल्यू होगी 1। डिसोसिएशन में किसका करा रहा हूं अभी? K2SO4 का। वो कुछ इस तरीके से होगा भाई, ठीक है जी। तो आई की आप देखोगे अल्फा और आई में रिलेशन क्या है? ये है, ठीक है जी। अल्फा इक्वल टू I-1 x प्लस वाई -1, है ना। तो यहां पे मान लीजिए 100% डिसोसिएशन था तो अल्फा मैंने कितना ले लिया? 1 ले लिया 100% डिसोसिएशन पे, राइट। बहुत बढ़िया। तो I-1 बाय एक्स प्लस वाई। अब एक्स प्लस वाई कैसे डिसाइड करूंगा? ये एक्स है और ये वाई, जहां कुछ नहीं होता वहां 1 होता है, तो 2 + 1 कितना हो गया? 3 -1। तो यहां से आप आई की वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। सिमिलरली आप 90%, 70%, 40% इसके लिए निकाल सकते हो। अगर आई की वैल्यू पता है तो आप अल्फा भी निकाल सकते हो। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो बच्चा लोग, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमें आप इन चैनल्स पे इन लिंक्स के जरिए आप फॉलो कर सकते हैं। आपको ऐसी
इंफॉर्मेशन या फिर कोई भी नई चीज या फिर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन आपको मिलती रहेगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। सायोनारा। नेक्स्ट में हम कराएंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स, जो कि हम आज ही कोशिश करेंगे आज ही डाल दें। ठीक है, बहुत बढ़िया।